साथियों नमस्कार। जैसा कि सबको पता है पूर्व से कि कल दिनांक 16 अक्टूबर 2020 से हम सभी शिक्षक साथियों के लिए निष्ठा प्रशिक्षण आरंभ हो रहे हैं। तो उस प्रशिक्षण को हमें कैसे करना है, इसमें आपको सभी को पता है 15 दिन में 3 कोर्स हमें करना है, 3 मॉड्यूल हमें करना है। तो इसका जो पहला मॉड्यूल है उसके बारे में हम कुछ बड़ी बड़ी बातें या कुछ प्रमुख बातें इस वीडियो के माध्यम से सभी शिक्षक साथियों के साथ शेयर करेंगे, जो कि आपको प्रशिक्षण प्राप्त करने में और प्रशिक्षण के दौरान सीखी गई बातों को अपनी शिक्षक डायरी में लिखने में महत्वपूर्ण सहयोग दे सकती हैं या महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। तो साथियों, प्रशिक्षण करने से पूर्व हम सभी लोग इस वीडियो को आवश्यक रूप से देखें। तो साथियों, जैसा कि हम स्क्रीन पर देख रहे हैं अपना मॉड्यूल प्रथम, इसके आधार पर आपका पहला जो निष्ठा प्रशिक्षण है वो होगा। प्रशिक्षण का जो हमारा पहले मॉड्यूल का नाम है पाठ्यक्रम और समावेशी शिक्षा। तो पाठ्यक्रम क्या है, इसके बारे में हम पहले मॉड्यूल पर चर्चा करते हैं। जैसा कि पाठचर्या, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र, सीखने के प्रतिफल और समावेशी शिक्षा, ये मॉड्यूल फर्स्ट का नाम है। तो जैसा हम लोग काफ़ी समय से देखते चले आ रहे हैं कि जब से RTE एक्ट लागू हुआ 2009 में, वर्षों की हमारी शिक्षा नीतियों के परिणाम स्वरूप हमारी कक्षाओं की संरचनाओं में बहुत सारे नाटकीय बदलाव आए। शिक्षक और शिक्षण जो प्रशिक्षण है उनमें भी बहुत सारे बदलाव आए। हम सभी साथियों ने ये भी अनुभव किया कि हम किसी भी कक्षा को एक ही तरीके से सारे पाठों को नहीं पढ़ा सकते, उनमें भी बहुत से बदलाव होते हैं। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि जो विद्यार्थी हैं, सभी विद्यार्थियों की पढ़ने की या सीखने की समझ जो होती है या उनकी प्रक्रिया है वो भी एक जैसी नहीं होती। बहुत सारे विद्यार्थी हमारी किसी शिक्षण प्रक्रिया से भली भांति समझ जाते हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए एक जो शिक्षाविद हैं इग्नासियो एस्ट्राडा, इन्होंने कहा है यदि कुछ बच्चे हमारे सिखाने के तरीके से नहीं सीख सकते तो शायद उनके सीखने के तरीके से सिखाना चाहिए। ये नहीं है कि हम जिस तरीके से सिखा रहे हैं उसी तरीके से हर बच्चा सीख जाए। कुछ नहीं सीख रहे हैं तो हमें ये भी अनुभव करना है कि हम उनके तरीके से बच्चों को सिखाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो देश है भारत, विभिन्न संस्कृतियों वाला देश है। भारत बहुत बड़ा देश है, इसके प्रत्येक राज्य की संस्कृति अपनी अलग अलग है। उस परिवेश के अनुसार ही बच्चों को हमें सिखाना पड़ता है। पूरे देश में हम एक जैसी भाषा को अप्लाई नहीं कर सकते या लागू नहीं कर सकते। इस जो मॉड्यूल का उद्देश्य है कि ये किसके लिए बनाया गया है, तो इस मॉड्यूल का उद्देश्य है कक्षाओं में उपलब्ध विविधता पर पुनः दृष्टि डालने और शिक्षण अधिगम को समावेशी बनाने के लिए उचित शिक्षा शास्त्र या गतिविधियों के बारे में आपके जैसे शिक्षकों एवं शिक्षक प्रशिक्षकों की मदद करना। जो शिक्षक हैं या प्रशिक्षक हैं उनकी मदद करना ही इस मॉड्यूल का मेन उद्देश्य है। इस मॉड्यूल से अर्थात इस प्रशिक्षण के बाद हमें किस कक्षा को कैसे रन करना है, किस कक्षा को कैसे पढ़ाना है, उन विद्यार्थियों के स्तर का हम आकलन कैसे करें, इन सारी चीज़ों को हम इसमें सीख सकते हैं। इस मॉड्यूल में जो समाहित है सामग्री, उसे विभिन्न प्रकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों जैसे प्रारंभ से बनती आ रही हैं, अभी हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसके भी बहुत सारे पहलू इसमें समाहित हैं। तो जो विभिन्न प्रकार की या विभिन्न तरीके की विभिन्न समयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ बनी हैं, पाठचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें, इन सभी को साथ में लेते हुए जो अभी हाल ही में लर्निंग आउटकम है, उस लर्निंग आउटकम
या सीखने के प्रतिफल जो होते हैं उनके आधार पर ही इसे डिज़ाइन किया गया है या बनाया गया है। इसमें वो सारी सामग्री को समाहित किया गया है। इसके पश्चात हम किसी भी चीज़ को बच्चे के सामने सही तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं, जो उसके अधिगम में काफ़ी मदद करेगी। अधिगम जो है, अधिगम के उद्देश्य क्या होते हैं, वो इस मॉड्यूल्स के द्वारा इस शिक्षकों को मदद मिलेगी। जैसे शैक्षिक नीतियाँ, राष्ट्रीय पाठचर्या के विकास और अपेक्षित हस्तांतरित एवं आकलित पाठचर्या के अंतः संबंधों और प्रकारों के वर्णन में इस मॉड्यूल के द्वारा मदद मिलेगी। ऐसे ही राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के दृष्टिकोण और पाठ्यक्रम तथा पुस्तकों के रूपांतरण में भी इस मॉड्यूल के द्वारा सहयोग मिलेगा। तो ये इसके 5 इस टाइप से उद्देश्य दिए गए हैं इस मॉड्यूल के। इसके बाद आती है हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ जो होती हैं वो क्या काम करती हैं, क्या इसके बनाने का मेन उद्देश्य होता है। तो जैसे हम इस साइड में देख रहे हैं, एक एरो से जो बार चार्ट बना हुआ है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा को तैयार करती है, जो पूरे देश के लिए एक पाठचर्या बनाएगी। जैसे एनसीईआरटी हम पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी सारे राज्यों को लेकर के बनाया गया पाठ्यक्रम है। तो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा का निर्माण करने का काम राष्ट्रीय शिक्षा नीति का होता है। और जो पाठचर्या की रूपरेखा है वो ये राष्ट्रीय पाठचर्या फिर एक पाठचर्या बनाती है और उस पाठचर्या से बनता है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम जो है, पाठ्यक्रम एक तरह से इंडेक्स है एक तरीके का, जिसके आधार पर हम विषयवार किसी भी विषय की पुस्तकों का निर्माण कर सकते हैं। तो पाठ्यक्रम से निर्मित होती हैं पुस्तकें और पुस्तकों के सहायता से हम निर्मित करते हैं शिक्षण सहायक सामग्री या शिक्षक सहायक सामग्री। और इस शिक्षक सहायक सामग्री से ही हम पहुंचते हैं सीखने के प्रतिफल पर, जो अभी लर्निंग आउटकम आधारित जो शिक्षण कराया जाता है तो उन तक हम इस तरीके से पहुंचते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से लेके और सीखने के प्रतिफल तक का पूरा ये सफ़र होता है। इसी तरह से जो हम बॉक्स में देख रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षण प्रणाली, जो मैंने बताया वो सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। इसे हम आसानी से पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके भी इसके द्वारा हम अध्ययन कर सकते हैं और अपनी जो शिक्षक डायरी बनाएंगे, सुना होगा कोर्स हमने, उसके साथ जोड़ करके हम इससे अपनी शिक्षक डायरी बना सकते हैं। इसके पश्चात हम इस मॉड्यूल में और आगे देखते हैं तो वो है हमारी जैसे राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा। तो राष्ट्रीय पाठचर्या क्या है, किस टाइप से ये बनती है। राष्ट्रीय NCF 2005 ये हमारे लिए सबसे बड़ा शिक्षा का एक सबसे बड़ा दस्तावेज है, वो है हमारा NCF 2005। इसके मेन सिद्धांत क्या हैं ये देखें हम। सिद्धांत हमारे ये इस पिंक कलर के बॉक्स में लिखे हुए हैं। तो पहला सिद्धांत इसका है, ज्ञान को विद्यालय के बाहर जीवन के साथ जोड़ना। ये नहीं है कि हम किसी भी चीज़ को रट लें वही ज्ञान है। तो इसे हम देखने के लिए जब हम जोड़ते हैं तो बाहरी चीज़ों से, इसीलिए हम देखते हैं कि बच्चे को पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए और उसे हम पाठ्यक्रम तक लेके आते हैं। तो ये इसका क्या है सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है इसका, ये सुनिश्चित करना कि अधिगम रटने की प्रक्रिया नहीं है। यही हमारा NCF 2005 का दूसरा सिद्धांत है। फिर पाठचर्या को समृद्ध बनाना ताकि यह पाठ्यपुस्तकों पर केंद्रित न रहकर बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सके। आज के समय में हम देखते हैं, पहले बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हुआ करते थे कि केवल पढ़ने के काम में आते थे, लेकिन आज की डेट में ऐसा पाठ्यक्रम निर्मित किया जाता है जिससे बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, शारीरिक मानसिक सभी प्रकार का विकास हो जाए। परीक्षाओं को अधिक लचीला और कक्षा जो है के जीवन के साथ समेकित करना। पाठचर्या को समृद्ध बनाना ताकि यह पाठ्यपुस्तकों पर केंद्रित न रहकर बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सकें। तो ये साथियों 2005 NCF 2005 के कुछ सिद्धांत हैं, इन्हें हम इसके द्वारा
पढ़ सकते हैं। इसके बाद आ जाता है NCF 2005। जब अपन ने देख लिया तो मेन इस मॉड्यूल की जो बातें हैं उनको हम देख रहे हैं। विस्तृत मॉड्यूल आप इसे पढ़ सकते हैं और इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं आप। तो इसको हम आगे और इसकी क्या बातें हैं, जैसे पाठचर्या। तो पाठचर्या तो क्या होती है, इस पाठचर्या को के बारे में हम चर्चा करते हैं कि हम सभी विद्यालयीन प्रक्रिया से गुजर चुके हैं। जब विद्यालय में हैं तो हम ये जानते हैं कि विद्यालय में विद्यार्थियों के समग्र विकास में योगदान देने वाले सभी गतिविधियां पाठचर्या पर केंद्रित होती हैं। जो गतिविधियां हैं, जैसे हम सुबह प्रार्थना से लेकर के और शाम को उनके विद्यालयीन उस दिन के अवकाश तक की जो प्रक्रियाएं हैं वो सब पाठचर्या पर केंद्रित होती हैं। हमें उस पाठचर्या के अनुसार ही सारी गतिविधियां कराना होती हैं। तो पहले तो ये था कि जो राष्ट्रीय पाठचर्या बनाई जाती है हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों के द्वारा, उसके सारे बिंदुओं को इसमें समायोजित किया जाता है। अब यही पाठचर्या फिर बनाती है पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम कक्षावार और विषयवार पढ़ाए जाने वाले विषयों की सूची प्रदान करता है। इसमें विषय और मूल्यांकनों को पूरा करने के लिए समग्र अवधि भी प्रदान की जाती है। पाठ्यक्रम एक दस्तावेज है जो पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु की जानकारी देता है और अपेक्षाओं और जिम्मेदारियों को परिभाषित करता है। शिक्षण के लिए ये भी आवश्यक दस्तावेज है। मतलब हमें किसी भी पाठ को पढ़ाना है तो प्रत्येक पाठ का और प्रत्येक कक्षा का पाठ्यक्रम विषयवार अलग अलग होता है। यही जो पाठ्यक्रम है वो हमें बच्चों के मूल्यांकन में और उनके कक्षा शिक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसी के साथ साथ हम उनके सीखने के प्रतिफल और उनके आकलन, सामग्री और शैक्षिक रीतियों के बीच संबंध आदि को प्राप्त करते हैं। तो ये पाठ्यक्रम की कुछ बातें थीं। इसके बाद साथियों आ जाता है पाठ्य पुस्तकें। तो पाठ्य पुस्तकें पाठ्यक्रम में शामिल विषय वस्तुओं पर सामग्री प्रदान करती हैं। मतलब जो पाठ्यक्रम है उसकी सामग्री हमें कहाँ से मिलेगी, पाठ्य पुस्तकों से। अब आज की जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित शिक्षा है। शिक्षक क्या होता है, एक सुविधादाता के रूप में इसमें रहता है। विद्यार्थियों पर केंद्रित होती है मुख्य रूप से शिक्षा। तो इसके लिए विद्यार्थी केंद्रित पुस्तकों की क्या विशेषताएं हैं, तो ये हमारे लिए मेन है। इन विशेषताओं से हमारे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जो टेस्ट होगा उसमें। तो इन विशेषताओं को हम सही तरीके से पढ़ लें और अपनी शिक्षक डायरी में भी नोट कर सकते हैं। जैसे विद्यार्थी केंद्रित पुस्तकों की जो विशेषताएं हैं, कम जानकारी और अधिक गतिविधियों के साथ अंतः क्रियात्मकता। मीन्स उसमें कम, जैसे आपने देखा होगा कि NCERT की पुस्तकें होती हैं उसमें लिखा बहुत कम रहता है लेकिन एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। क्योंकि जब कोई भी बच्चा करके सीखता है तो करके सीखा गया ज्ञान अधिक स्थायी होता है। तो पहली विशेषता तो ये है इस बाल केंद्रित शिक्षा पुस्तक की। दूसरी है विद्यार्थियों को अपने स्वयं के ज्ञान को प्रतिबंधित करने और निर्णय करने के लिए स्थान प्रदान करना, देश की विविधता को शामिल करना। जैसे पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि हमारा देश जो है वो काफ़ी विविधताओं वाला देश है। संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करती हैं ये पुस्तकें। इसमें सामाजिक सरोकार जैसे जेंडर समावेशन आदि के प्रति संवेदनाओं के लिए जगह प्रदान करती हैं। काम करने के लिए जगह प्रदान करने का प्रयास करती हैं। ICT को स्थान प्रदान करने का प्रयास करती हैं। अंतर्निहित मूल्यांकन करती हैं और सरल भाषा में सामग्री प्रस्तुत करती हैं। ये सभी क्या है, हमारी एक बाल केंद्रित पुस्तकों की विशेषताएं। इतनी सारी चीज़ें इसमें होना चाहिए। तो ये तो थी पाठ्यक्रम के अनुसार पुस्तकों की विशेषताएं। विद्यालय में पुस्तकालय की भूमिका क्या होती है, पुस्तकालय होना चाहिए। तो NCF 2005 में एक विद्यालय के पुस्तकालय का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि विद्यालय पुस्तकालय का
को एक ऐसे बौद्धिक स्थान के रूप में देखा जाना चाहिए जहां शिक्षक और बच्चे और समुदाय के सदस्य अपने ज्ञान को कल्पना को गहरा बनाने के साधन खोजने की उम्मीद कर सकते हैं। मीन्स पुस्तकालय में बैठ के हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, जिसमें बालक, पालक और शिक्षक सभी शामिल हैं। इसके साथ साथियों हम चलते हैं सीखने के प्रतिफल पर। तो जो राष्ट्रीय शैक्षिक जो हमारा प्रक्रियाएं हैं, उनके सीखने के प्रतिफल को विकसित किया गया है उनके द्वारा, जो पठन सामग्री को रटकर याद करने पर आधारित मूल्यांकन से दूर हटाने के लिए बनाया गया है। ये नहीं है कि हम किसी भी पाठ को पढ़ना है तो रट करके हम उसे याद कर लें, तो इससे हमें सीखने के प्रतिफल प्राप्त नहीं होते। जब बच्चा खुद करता है, जैसे हमारा जो 9 बिंदुओं की पाठ योजना होती है, उसमें आओ करके सीखें या खेल खेल में घर में कैसे सीखें, इसके द्वारा जब बच्चा सीखता है तो हम देखते हैं कि आपने क्या सीखा। यदि वो उसको बता पाता है आकलन में तो उसने प्रतिफल प्राप्त कर लिए हैं। तो इस तरह से ये हमारे जो लर्निंग आउटकम्स हैं उसे हम कैसे प्राप्त करते हैं वो भी हम इस प्रशिक्षण के माध्यम से भली भांति समझ सकते हैं। इसके बाद जो आ जाता है हमारा, वो इस मॉड्यूल से क्या सहायता मिलेगी, समावेशी कक्षाएं। तो ये दूसरा है, जैसे हमारा एक तो पाठ्यक्रम और दूसरी हेडिंग है हमारी, दूसरा पार्ट है इसका समावेशी शिक्षा। तो सभी बच्चों के सीखने के प्रतिफल प्राप्त करने हेतु शिक्षण विधियाँ, जैसे कई विद्यालय ऐसे होते हैं जहाँ किसी विशेष बालक या विशेष कंडीशन वाले बालकों को ही पढ़ाया जाता है। तो इसमें हम समावेशी कक्षा को पूरा करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के शिक्षकों की आवश्यकता होती है, उसके लिए ये प्रशिक्षण जरूरी है। तो समावेशी कक्षाएं, जैसे कभी भी हम एक ही तरीके से पढ़ाते रहें तो उससे सारे विद्यार्थी समान रूप से लाभान्वित नहीं हो सकते। तो ये इसकी विशेषता है। तो इसके लिए समावेशी कक्षाएं मतलब हर प्रकार के विद्यार्थी उसमें समाहित हों, जिसमें समूह के आधार पर पढ़ते हैं बच्चे, और जो समूह हम बनाते हैं उन समूहों में सभी प्रकार के बच्चों को शामिल किया जाता है। ये नहीं कि हम ए ग्रेड वाले बच्चों का एक समूह अलग बना दें, बी ग्रेड वाले बच्चों का अलग समूह बना दें। तो ऐसा करने से हमारा शिक्षण एक सफल शिक्षण नहीं माना जाएगा। तो इसमें समावेशी कक्षाएं शिक्षा प्रक्रिया का वो है एक हिस्सा जो विशेष आवश्यकता वाले और हाशिए पर रह रहे अन्य बच्चों को समावेशित करता है के लिए महत्वपूर्ण वैचारिक विश्लेषण की आवश्यकता होती है या आवश्यकता है। तो ये समावेशी कक्षाएं लगाना भी एक मेन काम है। समस्या यह नहीं है कि सभी मतभेदों को कैसे मिटाए जाएं, बल्कि यह है कि सभी मतभेदों के रहते हुए कैसे एकजुट रहा जाए। ये रविंद्रनाथ टैगोर जी का कथन है। तो ये नहीं कि हम ख़त्म कर दें, किसी भी चीज़ को ख़त्म नहीं करना, उसको रहते हुए हम कैसे उसमें सुधार कर सकते हैं, ये हमें सोचने का विषय है। शिक्षक ही एक चिंतन कर सकता है और शिक्षक से ही समाज को ये सारी उम्मीद होती है। तो ऐसे ही जैसे द एनिमल स्कूल, जानवरों के लिए भी विद्यालय है। जैसे बहुत सारे आपने देखा होगा, जैसे जो सेना है उसमें हॉर्स भी होते हैं, डॉग भी होते हैं, ये बहुत सारी अपने उनको पढ़ाया जाता है। तो ये इसके लिए विशेष कुछ स्कूल चलाए जाते हैं। इसके बाद आगे जो हमारा मेन इसमें टॉपिक है या जिस पर हमें चर्चा करनी है, जो हमें आपके लिए सहयोगी होगा, वो शिक्षकों के कौशल, जैसे पढ़ाने के लिए हम किन प्रक्रियाओं का उपयोग करें। ये सारी चीज़ें हमें इस प्रशिक्षण के माध्यम से मिलेंगी। विविधता की स्वीकारता और समाधान, जैसे ये तो सभी जानते हैं कि भारत एक बहुधर्मी, बहुभाषाई, बहुसंस्कृति वाला देश है, लेकिन इसको हम स्वीकार करें और उसके आधार पर जो कमियां हैं उसे हम कैसे दूर कर सकते हैं, वो सभी चीज़ों को एक शिक्षण के कौशल के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। तो विद्यार्थियों में अंतर की पहचान करने के लिए संवेदनशीलता
विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के गुणों और कमजोरियों, योग्यताओं और रुचि के बारे में जागरूक होना। तो ये उसकी हम पहले तो समस्या को ढूंढें, फिर उसका हम समाधान करें। समावेशी शिक्षा और आरपीडी अधिनियम 2016, एक अधिनियम बना था 2016 में। इस अधिनियम में क्या है कि समावेशी शिक्षा का अर्थ शिक्षा की एक ऐसी प्रणाली से है जिसमें सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को एक साथ सीखते हैं या सीखने का अवसर दिया जाता है, और शिक्षण अधिगम व्यवस्था को विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की विभिन्न प्रकार की शिक्षण अधिगम की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उपयुक्त रूप से अनुकूलित किया जाता है। ये इस अधिनियम का मेन बिंदु था। जैसे पहले क्या था कि उस किसी बच्चे को हम ये नहीं कह सकते कि आप इस काम को नहीं कर सकते, आप उससे केवल यही कहेंगे हम इस शिक्षा या इस अधिनियम के द्वारा समावेशी शिक्षा में कि यदि आप कोशिश करते हैं तो आप कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे हमने बहुत सारे ऐसे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को देखा है और विशेष कार्य करते हुए भी आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे या इसकी लिए कुछ हमने पुस्तकों में पढ़ा होगा कि कोई किसी व्यक्ति के दोनों हाथ नहीं है फिर भी वो कार चला रहा है, किसी व्यक्ति के कोई मतलब नेत्रहीन है, दृष्टि बाधित है कोई, और वो भी एक बहुत अच्छा कोई इंस्ट्रूमेंट बजाता है या गाना बजाता है। तो ये कहाँ से सीखा? तो इसको अपन अलग नहीं, सबके साथ में रह कर के ही सिखाएं, जिससे वो समाज में रहना और विशेष प्रकार की बातों को सीख सके। ऐसे ही जेंडर संवेदनशीलता, हम किसी लिंग विशेष के आधार पर उसे शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते, उसमें उसके प्रति भी हमें संवेदनशीलता के साथ काम करना होगा। और कैसे पढ़ाएंगे उनको, कैसे हम शिक्षा के मुख्य मार्ग से जोड़ेंगे, ये भी हमें इस मॉड्यूल के प्रशिक्षण के माध्यम से प्राप्त होगा। तो क्या क्या मेन बातें हैं वो आप इससे पढ़ने के बाद अपनी शिक्षक डायरी में लिख सकते हैं। जैसे मुझे सीखने में मज़ा आता है जब मैं, कैसे होगा? तो ये बहुत सारे प्रश्न हैं, ये इनके आंसर आप इसमें मिल सकते हैं। इस तरह से ये मॉड्यूल जो है भाषाओं के शिक्षण में समावेशन, भाषाई आधार पर ही विविधता हम किसी से नहीं कर सकते हैं, कि सभी बच्चों को लाभान्वित करने वाली वास्तविक जीवन परिस्थितियों में से संबंधित सामग्री को शामिल करना। ऐसा नहीं कि किसी क्षेत्र में एक विशेष भाषाई लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन मिल सके, तो हमें सभी को साथ में लेके चलना है। जहाँ किसी भी क्षेत्र में एक से अधिक भाषाओं का उपयोग किया जाता है, वहाँ अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली अथवा पसंदीदा भाषा का उपयोग किया जाता है। जैसे कोई ऐसी जगह होगी जहाँ बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, तो सभी भाषाओं में शिक्षा देना तो संभव नहीं है। तो सबसे ज़्यादा कौन है या सबसे ज़्यादा किस भाषा को पसंद किया जाता है, उसी का अपन उपयोग करते हैं या उसी को समाहित करते हैं। सभी बच्चों में सांकेतिक भाषा और ब्रेल लिपि के बारे में जागरूकता और संवेदनशीलता पैदा करना। बहुत सारी संकेतों की भाषाएं होती हैं, जैसे जो डम्ब हो, डीफ और डम्ब है, उनको इस सांकेतिक भाषा के द्वारा ही पढ़ाया जाता है या अध्ययन कराया जाता है। बोली जाने वाली भाषा का उपयोग करने में आने वाली कठिनाइयों की भरपाई के लिए वैकल्पिक संचार प्रणाली, लेखन में कठिनाई का समाधान करने वाले बच्चों के लिए आईसीटी का उपयोग, जिससे अपन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है उसमें कुछ लिखना ही नहीं है, उससे अपन वो सिखा सकते हैं उनको। मतलब बच्चे किस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं उसे हम उसी मार्ग में आगे बढ़ाएं और उसे प्रोत्साहित करें। श्रवण बाधित बच्चों के साथ काम करने वाले शिक्षकों और अन्य लोगों के लिए ज़रूरी है कि वह नई शब्दावली को समझने और बच्चों के बीच भेदभाव करने और कई अर्थों वाले शब्दों को समझने में आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करें। तो इस तरह से ये भाषाई आधार पर समावेशन हम कर सकते हैं। मतलब शिक्षा में बहुत सारी समावेशन की प्रक्रियाएं हैं। गणित के शिक्षण में समावेशन कुछ विद्यार्थियों की संबंधित कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक है
की भाषा को सरल बनाया जाए। स्पर्शनीय सामग्री, ज्यामिति के लिए सहायक शिक्षण सामग्री। जब तक अपन ज्यामिति वाले चैप्टर को सहायक शिक्षण सामग्री के बगैर पढ़ाएंगे तो वो उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा, तो उस तरह से हमें डिजाइन करना चाहिए। तो इस तरह से ये समावेशन के सारे बच्चे उससे सीखें। अदरवाइज़ क्या होगा कि जो एक उच्च लेवल वाले बच्चे हैं वो तो आसानी से सीख जाते हैं, और जो आसानी से नहीं सीख पाते वो कुछ ना कुछ परेशान होते रहते हैं और हीन भावना में ग्रसित होकर के आगे जाके फिर बिल्कुल भी नहीं सीखते हैं। तो दृष्टिबाधित बच्चों के साथ काम करने वाले शिक्षकों और अन्य लोगों को उन्हें स्थानिक अवधारणाओं को विकसित करने और स्थानिक अवधारणाओं के बीच संबंधों को समझने में, कुछ त्रिआयामी वस्तुओं के दो आयामी स्वरूप को समझने और गणित संबंधी विशेष अक्षर जैसे कुछ प्रतीक हैं, चिन्ह हैं, उनको भी उसे समझाया जाए। श्रवण बाधित बच्चों को उसी तरीके से समझाया जाए। इसी तरह से ईवीएस और विज्ञान के शिक्षण में समावेशन, तो प्रत्येक भाषा का समावेशन इसमें है शिक्षा में। उस समावेशन के माध्यम से हम बच्चों को प्रॉपर तरीके से एक दूसरे में समायोजित करते हुए, मतलब बच्चों की आवश्यकता अनुरूप हम प्रशिक्षण लेंगे, तभी हम समावेशन की प्रक्रिया को सीख पाएंगे। एनसीएफ 2005 के अनुरूप मूल्यांकन के उद्देश्य नहीं है। मतलब इसीलिए आपने देखा कि जो एनसीएफ 2005 बना तो बच्चे को भय के वातावरण में पढ़ने के लिए मजबूर करना। पहले था कि बच्चे को डरा धमका के पढ़ाते थे, तो वो सारी चीज़ें ये एनसीएफ 2005 के मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। बच्चे एक तरह से भयमुक्त वातावरण में अध्ययन करें और सीखें। धीमे सीखने वाले विद्यार्थियों या अव्वल आने वाले विद्यार्थियों या समस्या वाले बच्चों के रूप में जिन विद्यार्थियों की पहचान करते हैं या लेवल करना है, ये नहीं करना कि ये बहुत अच्छा सीखता है, ये कम सीखता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब से एनसीएफ 2005 बना उसके बाद आरटीई लगने के पश्चात किसी बच्चे को कोई परसेंटेज नहीं, केवल ग्रेड सिस्टम रखा गया है। तो ये इसी का एक हिस्सा है। इसी तरह से मैंने जो बताया था पूर्व में भी कि एक मिश्रित समूह बनाएं जिसमें सभी तरीके के बच्चे उसमें शामिल होते हैं। तो ये साथियों था हमारा ये पहला मॉड्यूल। इसका जो निष्कर्ष है वो ये है आपके सामने कि क्या है इसका निष्कर्ष इस मॉड्यूल का। तो यह मॉड्यूल विद्यालयों को समावेशी बनाने के काम में लगे हुए शिक्षकों और अन्य सभी हितधारकों की अपने कार्य हेतु उस आवश्यक ज्ञान, दृष्टिकोण और कौशल प्राप्ति में मदद करेगा। मतलब जो कैसे करें, किस तरह से सिखाएं, इन सारी चीज़ों में ये मॉड्यूल काफ़ी मदद करेगा। पाठ पढ़ाते समय विविध आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए आप अपने शिक्षण विषय में जो भी परिवर्तन करेंगे उन्हें सारांकित करें। मतलब जो अपने मूल्यांकन का है कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो इस कैसे है, वो उसे अपन सारांकित करें सार रूप में। जैसे जो हम प्रशिक्षण लेंगे दीक्षा ऐप पर, उस प्रशिक्षण को लेने के पश्चात हमें एक शिक्षक डायरी बनाना है। इसी टाइप से हम पढ़ाने वाले चीज़ों को भी सारांकित कर सकते हैं कि हम कैसे कैसे इसको पढ़ाएंगे या हमने क्या बदलाव किया। जब तक हम नहीं करते तब तक हमें आगे पढ़ाने के लिए कोई नई चीज़ नहीं मिल सकती या नया इनोवेशन हम नहीं कर सकते हैं। साथियों, जो इस वीडियो पर पहली बार आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करें और जो अपने जुड़ने के लिए बेल आइकन को दबाएं और ऑल को सेलेक्ट करें, जिससे सबसे पहले मेरे द्वारा डाला गया वीडियो आपको मिल सके। तो ये तो था आपका पहला मॉड्यूल निष्ठा प्रशिक्षण का। इसी तरह से आगे के मॉड्यूल भी आपको मिलते रहेंगे। प्रशिक्षण से पूर्व उस मॉड्यूल का अध्ययन करें जिससे आप अच्छे तरीके से प्रशिक्षण ले सकें। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब और लाइक करें। साथियों,
इनोवेटिव शिक्षकों के लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। इसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस लिंक के द्वारा आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं और आपके द्वारा किए गए इनोवेशन उसमें शेयर करें तथा साथियों के द्वारा शेयर किए गए इनोवेशन को अपने कक्षा शिक्षण में समाहित करें। धन्यवाद।